नमस्ते दोस्तों, ये हमारे आज के गेस्ट हैं। मुझे मेरे चैनल पे गेस्ट बना दिया, बताओ। कुछ लोग जो मेरे चैनल पे कब्जा करना चाह रहे हैं। बहुत सारे बच्चों की ना क्वेरीज आती रहती हैं कभी फोन पे, वीडियोस पे, तो उनके ना जवाब नहीं हो पाते। तो मैंने ये सोचा है कि एक सीरीज लेके आऊं जिसमें ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस एक वीडियो में ले लें। तो आज का हमने टॉपिक लिया है कि हम तैयारी कैसे करें। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आज मैं पूछूंगी, और अगर आपको अच्छा लगता है, किसी को हेल्प होती है तो वो बताना, फिर मैं आगे अगला भी जो मैंने बनाया है वो वीडियो। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक वीडियो में मैक्सिमम 8 से 10 क्वेश्चन रखे जाए ताकि कंफर्टेबली हम थोड़ा एक्सप्लेन करके आंसर दे पाए। ठीक है, क्वेश्चंस कम लेंगे बट उनको एक्सप्लेन ऐसे करेंगे कि बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाए, उसमें मेजर चीजें कवर हो जाए, तो हेल्पफुल हो एटलीस्ट वो। ठीक है सर, एक वीडियो 2023 ESC स्ट्रैटेजी पर बना दीजिए। ओके, देखो ESC की जो भी तैयारी कर रहा है उसके लिए मेरा एक कॉमन जो सजेशन है, जो मैं अभी तक मैं देता हूँ, बहुत सारे वीडियो में मैंने दिया है, कि पहले अगर आपका टेक्निकल एक लेवल पे है जो रिक्वायर्ड है वहां तक जाएंगे, फिर आप नॉन टेक स्टार्ट करेंगे। तो आप ESC की तैयारी कर रहे हैं या गेट की तैयारी कर रहे हैं, पहला प्राइमरी जो आपका काम है वो आपको टेक्निकल अपना बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। टेक्निकल स्ट्रॉन्ग होने के बाद ही आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी में घुसेंगे। डे 1 से आप नॉन टेक वाली चीजें उठा के नहीं चलेंगे, बिकॉज नॉन टेक का जो पार्ट है वो आपका 200 नंबर का है जो प्रीलिम्स में होता है, और उस 200 नंबर में आपका मैथमेटिक्स भी आता है, आपका एप्टीट्यूड भी आता है, आपका जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक दो सब्जेक्ट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हुआ, इंजीनियरिंग ड्राइंग हुआ, ये टाइप के सब्जेक्ट भी आ जाते हैं। तो इफेक्टिवली जो आपका नॉन टेक का पार्ट बचता है वो बहुत ही कम बचता है, और उसमें भी 200 में से अगर आप 80 प्लस नंबर स्कोर कर रहे हैं तो आप टॉपर्स में आ जाएंगे, तो आपको इससे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तो मेरा जो सजेशन है वो यही रहेगा कि अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हैं तो इनिशियली आपको अपना टेक्निकल बहुत मजबूत करना है, क्योंकि 1300 की जो मेरिट लिस्ट निकलेगी उसमें टेक्निकल ही आपको मेरिट लिस्ट में फाइनली लेके आ पाएगा। ठीक है, तो टेक्निकल पहले स्ट्रॉन्ग करो, जब आपको लगे कि आपका टेक्निकल बहुत मजबूत हो चुका है फिर आप GS स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और दोनों से रिलेटेड मैंने वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे डाली हुई है। नेक्स्ट, तो वो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, बीटेक का, सिविल इंजीनियरिंग का। हाँ। और वो ESC के लिए प्रिपेयर कर रहा है। कॉलेज के साथ साथ कैसे तैयारी करें? कॉलेज के साथ साथ भी देखो, आप फाइनल ईयर में ही एलिजिबल होंगे, क्योंकि 21 साल चाहिए कि आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, तो उससे पहले तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो जो नॉन टेक वाला पार्ट है वो मैं फिर से आपको कहूंगा लास्ट ईयर में आप तैयार करेंगे, उससे पहले जो आपका टेक्निकल है वो आप रेडी करेंगे। ठीक है, और टेक्निकल कैसे रेडी करना है गेट के लिए मैंने बताया हुआ है, इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए भी आप सेम शेड्यूल, सेम टाइप का तैयारी फॉलो करेंगे। बस जो एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं या जो एडिशनल आपके टॉपिक्स हैं जो सिर्फ गेट में इंजीनियरिंग सर्विसेज में नहीं है, तो वो जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो आप जब आपका गेट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अंकित का क्वेश्चन है नेक्स्ट। वो कह रहा है कि मैं 4th सेमेस्टर में हूँ और मैंने तैयारी शुरू कर दी है, बट डिमोटिवेशन आता है कि बहुत टाइम बचा है अभी। तो अभी आप अगर 4th सेमेस्टर में हैं, मतलब सेकंड ईयर में हैं, इसके बाद आपके 3rd ईयर है और 4th ईयर है, जो कि मुझे खुद अगर मैं बताऊं, मुझे 4th ईयर में ये भी नहीं पता था कि मैं कौन सी प्लेसमेंट वाली कंपनी में बैठने वाला हूं, या मेरे को ये पर्टिकुलर कंपनी ले जाएगी तो बहुत बेटर हो जाएगा, या इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्या प्रोसेस है, कौन कंडक्ट करवा रहा है, या गेट के एग्जाम के थ्रू क्या क्या चीजें होती हैं। ये सारी चीजें मैंने जब फाइनल ईयर में 7वें सेमेस्टर में मेडिसिन में एडमिशन लिया था उसके बाद मेरे को पता चली थी कि हाँ ऐसे ऐसे चीजें होती हैं, ये एग्जाम होते हैं और ये PSUs आती हैं। उससे पहले मुझे नहीं पता था, उससे पहले तो हम कॉलेज में थोड़ी मौज मस्ती कर लिया करते थे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कॉलेज लाइफ को कॉलेज लाइफ की तरह ही ट्रीट करें। आप करियर का ऑप्शंस उसमें डाल के उसको बर्बाद ना करें। आप फाइनल ईयर में अपने करियर के बारे में सोचें और करियर के हिसाब से तैयारी करें। ठीक है, और फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं साथ साथ तैयारी करूं ताकि फाइनली लोड ना पड़े, ना दिमाग पे, ना फाइनेंशियल कुछ लोड आए, किसी टाइप का कोई लोड ना आए, इसलिए जो आपका टेक्निकल है वो साथ साथ अच्छे से करते जाइए। जो सब्जेक्ट आपका अभी सेकंड ईयर में चल रहा है या 3rd ईयर में चलेगा, 4th ईयर में चलेगा, वही सब्जेक्ट का कुछ पार्ट बेसिक और थोड़ा सा उनको उसमें कॉन्सेप्ट डाल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। बट अगर आप डे 1 से अभी से जब आपका सब्जेक्ट आया है आप डिटेल्ड थ्योरी पढ़ के करेंगे तो 101% आपकी नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी। आप कन्वेंशनल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छी नॉलेज आपकी डेवलप होगी। तो जितने भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है जिनके पास 2 साल का 3 साल का टाइम है, वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे फोकस ना करने के बजाय
वो फोकस करें कि मुझे कन्वेंशनल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, चाहे दिन में आप 2 या 3 कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, ठीक है। Next. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चे ने 1.5 साल पहले अपनी प्रिपरेशन ड्रॉप कर दी थी बिकॉज ऑफ जॉब, और अब वो Okay. 12-15 हजार की जॉब कर रहा है, इसलिए उसको फ्रस्ट्रेशन आ चुका है। ओके, तो 8 महीने में 2022 वाला वो दे के मतलब टॉप रैंक ला सकता है क्या? ओके। आगे इसने लिखा मैं एस एकेडमी Academy के आप से। प्रीवियस स्टूडेंट हो, ठीक है, मटेरियल नोट्स पढ़ा है मैं नाम नहीं ओके, देना चाहती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और जिसमें आपको 12 से 15 हजार मिल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो एकदम गधों वाली जॉब है। अब आपको बुरा लगे तो वो डिफरेंट चीज है, बट रियलिटी ये है वो गधों वाली जॉब है, क्योंकि 101% प्राइवेट जॉब है, आपको एकदम निचोड़ लेगी। और निचोड़ ले बट उसके बदले में कुछ 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए दे देती है, तो बहुत अच्छी चीज है। बट अगर उसके बाद भी वो 10-12 हजार दे रही है, तो एक्सट्रीमली बेकार जॉब, आप डे 1 उसको क्विट कर सकते हैं, या फिर ज्वाइन ना करें तो ही बेटर है। आप एग्जाम की तैयारी करें, 101% आप कोई ना कोई एग्जाम निकालेंगे अगर शिद्दत से तैयारी करेंगे तो। बहुत सारी वीडियोस भी है, बहुत सारे गाइडेंस के ट्यूटोरियल्स भी मैंने डाले हैं, तो मेरे हिसाब से तैयारी करना बहुत बहुत मुश्किल काम तो नहीं है। जब मेरे जैसा इंसान कर सकता है तो आप लोग भी कर सकते हैं। चलो, एक क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है बल्कि ये, कि जैसा आपने गेट का मैकेनिकल वालों का बनाया वैसे सिविल का भी बना दो। देखो यार, मैं बता देता हूं कि जिस फील्ड में मेरा एक्सपर्टीज होता है उस चीज को एक्सप्लेन करने में मुझे कॉन्फिडेंस आता है, और वही मैं करता हूं। तो मैकेनिकल, बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर, मैंने गेट में अच्छी रैंक ली है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में अच्छी रैंक ली है, तो मुझे मैकेनिकल का A to Z पता है। तो उस बेसिस पे मुझे पता है कौन से सब्जेक्ट में कितना टाइम लगेगा, कौन सा सब्जेक्ट कितना ज्यादा पूछा जाता है, कौन सा सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है, कौन सा न्यूमेरिकल ज्यादा फोकस्ड रहेगा, कौन से में कॉन्सेप्ट बहुत डीप जाएंगे। तो मैं सिलेबस और उसका जो पैटर्न है, पढ़ने का पैटर्न है, और जो उसका शेड्यूल है, वो बहुत इफेक्टिव बना सकता हूँ, और जो मैंने बना के वीडियो में डाला भी है। बट आप अगर मुझे कहेंगे सिविल इंजीनियरिंग का बना दो, इलेक्ट्रॉनिक्स का बना दो, तो भाई वो ऐसा हो जाएगा कि घास काटने टाइस, वो नहीं हो पाएगा। अगर आप मुझसे बोलेंगे बार बार भी तो मैं लिख दूंगा विल सी टू इट, बट मैं वो चीज नहीं कर पाऊंगा। जो चीज मेरा फील्ड नहीं है, मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, मैं नहीं दे सकता उसमें जवाब। तो आप ऐसा कर सकते हैं खुद से, अगर आप शेड्यूल बनाना चाहते हैं, या फिर जो बेसिक चीजें हैं जो हम फॉलो करते हैं शेड्यूल बनाते वक्त, वो ये है कि आप लिस्ट आउट कर लें कि ये 6-7 सब्जेक्ट मेरे बहुत इंपॉर्टेंट, उसको ग्रुप ए में रखें। फिर 3-4 सब्जेक्ट आपके जो उससे कम इंपॉर्टेंस के, उसको ग्रुप बी में रखें। ऐसे ग्रुप सी और डी आप कैटेगराइज कर लें अपने सब्जेक्ट को, डिपेंडिंग की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा आए हैं अभी तक के। तो ये तो आप लिस्ट आउट थोड़ा एनालिसिस कर लेंगे। उसके बाद आपके ग्रुप ए सब्जेक्ट जो है उनकी 10 रिवीजन के आसपास होनी चाहिए। ग्रुप बी सब्जेक्ट है उनकी 6 से 7 चल जाएगी। ग्रुप सी और डी जो आपका है उनमें 3-4-5 रिवीजन चल जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से सिलेबस बनाया जाता है, जो तैयारी का शेड्यूल है वो बनाया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसी पे बहुत सारे बच्चों ने ये भी कहा है कि रिक्वेस्ट की है कि वो उनको एक्सेस नहीं है टॉप रैंकर्स का, आपको है, तो इफ पॉसिबल कि जो सिविल के टॉप रैंकर्स है उनको आप कंसल्ट करो। राइट, वो ये प्लीज कंसिडर करने लायक चीजें। हाँ ठीक है, मैं ये कोशिश कर लूंगा कि कुछ जो इंटरेस्टेड लोग हैं जो गाइड कर सकते हैं, मैं उनको कांटेक्ट कर लूंगा, और मे बी इन फ्यूचर हम कुछ वीडियोस लेके आए जो बाकी ब्रांच के जो टॉपर्स हैं उनको हम यहाँ प्रेजेंट कर पाए, जो कि अपना थोड़ा कुछ जो उनको लगता है शेयरिंग लायक है वो चीजें शेयर कर लेंगे। ठीक है। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, हाउ शुड आई स्टार्ट माई प्रिपरेशन? फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को मैं एक बहुत अच्छा सजेशन देने वाला हूँ। कॉलेज लाइफ बहुत औसम होती है, बहुत मजे मारने वाली चीजें होती है। आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लेने की जरूरत है, आपको फ्रेंड सर्कल बढ़ाने की जरूरत है, आपको खेलने कूदने की जरूरत है, आपको अपनी हॉबीज में वर्कआउट करने की जरूरत है। आप एकेडमिक्स में अभी से ना घुसें, क्योंकि इन फ्यूचर जो आपकी ग्रेजुएशन के बाद की जो लाइफ है वो कॉलेज लाइफ जैसी नहीं रहेगी कि आप किताबी कीड़े बने रहेंगे और निकल जाएगी। वो बहुत टफ होती है, और वो टफ लाइफ जो कॉलेज के बाद होती है वो इजी तभी लगेगी, मजेदार तभी लगेगी जब आप कॉलेज में चीजें एंजॉय करेंगे, जब आप कॉलेज में थोड़ी सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहेंगे, थोड़ा सा इधर उधर दोस्तों में इन्वॉल्व रहेंगे, थोड़ा सा आप कुछ फिजिकल वर्कआउट या अपने हॉबीज पे वर्कआउट कर रहे होंगे। इन सब चीजों से आप सीखते, टेक्निकल कुछ नहीं सीखते हैं, बट आप में जो मैनेजमेंट स्किल्स आती है वो बहुत ही औसम आ जाएंगी, जो कि आपको फर्दर बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर मैं तीनों को सजेस्ट करूंगा कॉलेज लाइफ एंजॉय करें। बेसिक जो टेक्निकल आप वो रेडी रखें अपना, और मिनिमम 60-65% आप बना के रखें, ताकि आप हर PSUs के लिए, हर एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएं।
बस इतना सफिशिएंट रहेगा, बाकी कॉलेज लाइफ चिल करो यार। एक ये है कि सर जो आपने शेड्यूल बनाया ना वो एक हफ्ते भी फॉलो नहीं होता ना तो बहुत डिमोटिवेटिंग सा लगने लगता है, ऐसे में क्या करें? देखो यार, डीमोटिवेशन दो चीजों के कारण आता है। आइदर तो मैं फुल एफर्ट मार रहा हूँ और जितना मैंने प्लान किया उतना मैंने पढ़ लिया है, बट जब मैं टेस्ट सीरीज देने बैठा तो मेरे मार्क्स नहीं आए। ठीक है, एक तो ये कि मैंने एफर्ट पूरा दिया अपनी तरफ से, आउटपुट नहीं आया तो मेरे को डिमोटिवेशन आएगा। दूसरा, मैंने अपने लिए टारगेट सेट किया और वो टारगेट मैं अचीव नहीं कर पाया तो मुझे लगेगा कि अगर मैं एक दिन का टारगेट पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, हफ्ते भर का पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, तो एट द एंड ऑफ ईयर मेरा पूरा साल का भी टारगेट पूरा नहीं होगा और श्योरली सिलेक्शन नहीं होगा। तो इन दो चीजों की वजह से बहुत डिमोटिवेशन आता है, जो मेजर रीजन होता है डिमोटिवेशन का। बाकी हम इन चीजों को लिंकअप बहुत सारी चीजों से कर देते हैं कि मेरा खाना खराब था, मेरा घर दूर था, मेरा मन नहीं लग रहा था, मेरा ये हो गया था, फलाना दिमाग है, XYZ। तो ये फालतू के जो रीजन होते हैं वो आपके लिए बहुत नॉर्मल होंगे, बट मुझे फालतू लगते हैं। दो ही मेजर रीजन होते हैं डिमोटिवेशन के। इनको दूर करने का तरीका बता देता हूं आपको। पहला, जब आपको लगता है कि आपने इनपुट दिया है बट आउटपुट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है आपके जो इनपुट्स हैं वो एकदम पैसिव टाइप के रहे हैं, एक्टिव इनपुट्स नहीं रहे हैं। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप एक्टिवली पढ़ाई करेंगे, कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई थ्योरी कर रहे हैं, उसको प्रैक्टिकली रिलेट करेंगे। कोई भी ऐसी चीज तो है नहीं जो दुनिया में है ही नहीं और फिर भी वो कॉन्सेप्ट में डाली हुई है। सारी चीजें इंजीनियरिंग में ऐसी होती है जो एग्जिस्ट करती हैं, उसी पे हम ऑब्जर्व करते हैं क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो रिलेट करो, जब पढ़ रहे हो तो रिलेट करो चीजों को। जब फॉर एग्जांपल अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हो और आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बार के बारे में आप जानना चाह रहे हैं या उससे रिलेटेड क्वेश्चन चल रहा है, तो और आप ये इमेजिन करो, इसको बार इमेजिन कर लो, ये आपके पॉइंट्स हो गए जिन पे लोड आ रहा है। अब अगर वो पूछता है कि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहां से टूटेगा, कहां से मैक्सिमम, या फिर इसको ऐसे मैंने अटैच किया तो मैक्सिमम कहां से टूटने के चांसेस है, चीजों को रिलेट करोगे। जब आपसे स्ट्रेस प्लेन्स बनवाए जाते हैं, आपसे फाइबर निकलवाया जाता है जो मैक्सिमम स्ट्रेस में, या कोई पॉइंट निकलवाया जाता है जो मैक्सिमम स्ट्रेस में, तो कैसे निकालेंगे? चीजों को रिलेट करो कि प्रैक्टिकली ऐसे होगी तो फिर क्या इश्यूज आएंगे। ठीक है, जब आप चीजों को रिलेट करेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे पढ़ते वक्त, तो 100% आपका आउटपुट आएगा। ठीक है, और कुछ बच्चों को जब डाउट हो जाता है कि पढ़ाई तो मैंने सब करी थी, क्वेश्चन तो मैंने सब लगाए थे, बट गेट में एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए और इसलिए मेरे मार्क्स नहीं आए, तो भाई आपने एक्टिवली तैयारी करी ही नहीं थी। एक्टिवली आप पार्टिसिपेट करेंगे क्वेश्चंस के साथ तो कोई भी टीचर, कोई भी एग्जामिनर विद इन सिलेबस आपको अटका नहीं सकेगा। ठीक है, तो पहली चीज तो ये एक्टिव स्टडीज करनी है। दूसरी की रूटीन फॉलो नहीं हो रहा इसलिए डिमोटिवेशन आता है। तो रूटीन की बात ऐसी है कि आपको पता होना चाहिए आपकी जिंदगी में प्रायोरिटी क्या है। ठीक है, अगर आप इंसान होते हुए ये नहीं जान पा रहे हैं कि आपके लिए पढ़ाई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एक साल मेहनत आपको फर्दर जो लाइफ है उसमें आपको क्वालिटी दे सकती है, तो मुझे नहीं लगता इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है। अगर पढ़ाई के अलावा कहीं भी आपका टाइम जा रहा है और आपको पता है कि पढ़ाई ही आपकी प्रायोरिटी है जीवन में, तो गॉड हेल्प्स यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकेंड, क्या पढ़ाई के अलावा भी किसी की कोई प्रायोरिटी हो सकती है? डिपेंड्स कि आपके जीवन में इंपॉर्टेंट क्या है। आप सिंगल इंसान है, पेरेंट्स आप पे डिपेंडेंट है, फ्यूचर फैमिली आप पे डिपेंडेंट है, तो मेरे हिसाब से पढ़ाई के अलावा आप कुछ और अगर रख रहे हैं अपने प्रायोरिटी में, तो आपको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट चेक करने की जरूरत है। ठीक है, जो बच्चे आपने ये शेड्यूल बनाया ना 10 घंटे का और ऐसे, तो जो जॉब कर रहे हैं वो ये फॉलो नहीं कर पा रहे, तो या तो उनके लिए नेक्स्ट ईयर का अभी से बना के दो जिसमें कम पीरियड का हो। ठीक है, मैं बताता हूँ। अभी जो रिसेंट मैंने गेट का शेड्यूल बनाया है, उस शेड्यूल में मैंने 6 to 8 आवर्स का मार्जिन लिया कि इधर तो बच्चा 6 घंटे में उसको कर लेगा, फिर उसको 8 घंटे में कर ही लेगा। ठीक है, अगर उसने लापरवाही नहीं बरती तो। वो शेड्यूल मैंने 200 डेज का दिया है। अब 200 डेज पर डे अगर ऑन एन एवरेज 7 घंटे मैंने लिए उसमें, तो 200 into 7 1400 घंटे आपको पढ़ना है ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब वो 1400 घंटे आप खुद डिसाइड कर लो। ठीक है, तो मैन आवर्स वाली बात हो गई है कि अगर आपको 2 साल में स्ट्रेच करना, आप तैयारी कर रहे हैं जॉब के साथ, तो 1400 आवर्स आप देख लो पर डे कितने आवर देंगे, उसको डिवाइड कर लो, पता लग जाएगा कितने दिन में पूरा हो जाएगा आपका सिलेबस। ठीक है, तो जो स्ट्रेटेजी मैं बताता हूँ वो पर आवर बेस्ड है, अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो वो इंडिविजुअली थोड़ा 1-8 घंटे का वेरिएशन हो सकता है, बट उसी जो टोटल नंबर ऑफ आवर्स है उनको डिवाइड कर लो अपने शेड्यूल के हिसाब से। सर 10 आवर 1-2 दिन ही फॉलो हो पाते हैं, लॉन्ग टर्म में बिल्कुल नहीं हो पा रहे। सबसे पहली चीज, 10 आवर्स का जो शेड्यूल था वो मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज 2021 के प्रीलिम्स के लिए बताया था। ठीक है, क्योंकि गेट के एग्जाम के बाद प्रीलिम्स, गेट और प्रीलिम्स के बीच में जो गैप था
वो सिर्फ इतना ही अवेलेबल था कि उसमें आपको 10 घंटे देने ही पड़ेंगे, जिन्होंने पहले नहीं दिए थे गेट में। जिन लोगों का कॉन्सेप्ट इतना ठीक था कि गेट में 50 प्लस या 60 प्लस आ रहा था, उनके लिए वो 10 घंटे नहीं, वो सिर्फ आपका 6 to 7 आवर्स का ही टॉपिक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मैं 4th ईयर में हूँ और विदाउट कोचिंग के तैयारी कर रहा हूँ, बट मैं आपके नोट्स और इस चैनल के वीडियोस देखकर क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ और मेड इजी का पोस्टल पैकेज से भी कर रहा हूँ। सर मुझे ये बताएं कि ये इनफ है या कोचिंग का कोई एडिशनल एडवांटेज होता है, और क्या गेट के लिए आपके नोट्स इनफ हैं? ठीक है, लास्ट से स्टार्ट करते हैं। गेट के लिए मेरे नोट बहुत सफिशिएंट है, कुछ एडअप करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर आपके पास मेडिसी का स्टडी मटेरियल है तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपको इतना बंडल मिला है बुक्स का, पूरा निकाल लो कितने क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन आपके 2 बार हो गए तो 100% आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा। बट हाँ, एक्टिवली आपने पार्टिसिपेट किया हो क्वेश्चंस के साथ तो ठीक है। और सेकंड ईयर में आप है तो थोड़ा सा लाइटली चीजों को लें, क्योंकि फोर्थ ईयर में ठीक है, फोर्थ ईयर में तो फिर बहुत ठीक है, सही टाइम पे आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। कंटिन्यू रखें, मोटिवेशन मेंटेन रखें, और कोई छोटा मोटा आपका डाउट क्वेरी है तो आप कमेंट्स में कभी भी डाल सकते हैं। एक का है कि जो रिपीटर्स है, क्या उनके लिए सेपरेट शेड्यूल मिल सकता है? देखो, शेड्यूल की मैंने बात करी कि जो शेड्यूल मैंने बनाया है वो 200 डेज का अप्रोक्सीमेट 7 आवर्स अ डे, मतलब 1400 आवर्स का मैंने शेड्यूल बनाया। वो 1400 आवर्स आप 6 महीने में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो 1400 आवर्स आप 1 साल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 2 साल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो आपकी मर्जी है। डिपेंडिंग ऑन कितना टाइम आपके पास अवेलेबल आप डाल सकते हो। सर मैं डिप्लोमा प्लस बीटेक स्टूडेंट हूँ, तो क्या सस्टेन कर पाऊंगा? श्योरली यू कैन सस्टेन। हमारे बहुत सारे जूनियर्स थे YMCA में जो डिप्लोमा करके लीड के थ्रू बीटेक करने आए थे। इन लोगों के साथ मेजर प्रॉब्लम यही होती है कि मैथमेटिक्स थोड़ा सा वीक होता है बस, ठीक है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। डिप्लोमा होल्डर बहुत अच्छी रैंक भी लाते हैं, IOCL में भी हैं, और एक जो हमारे चैनल पे भी एक बंदे ने प्रोडक्शन पढ़ाया है, रैंक 3 है उसकी यूपीएससी में, और वो भी डिप्लोमा से ही इंजीनियरिंग में आया था लीड के थ्रू। तो ऐसा कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, रैंक 3 जब आ सकती है तो फिर कुछ भी आ सकता है।